लिन मुआन के साथ मेरा ब्रेकअप बहुत अच्छे से हुआ था। वो अपने पुराने प्यार के पास वापस चली गई और मैं उसका सब्स्टिट्यूट बन के रोते हुए 50 मिलियन युआन का ब्रेकअप फी लेके चुपचाप वहां से निकल गया। सब कुछ बहुत रिस्पेक्टफुली होने वाला था, पर ब्रेकअप के बाद वो अचानक वहां क्यों आ गई और मुझे मारने की धमकी देने लगी। सच बोलूं तो वो बस एक ब्लाइंड डेट था और मुझे कोई नया पार्टनर मिल गया था। शिंजू, क्या तुम्हें जिंदा नहीं रहना? एक जोर की आवाज के साथ कमरे का दरवाजा लात मार के खोला गया और लिन मुआन हाई हील्स पहन के अंदर आई। उसने टेबल से रेड वाइन की बोतल उठाई और जमीन पर दे मारी। कांच के टुकड़े हर जगह फैल गए और डार्क रेड वाइन उस लड़की की स्कर्ट पर गिर गई जिसके साथ मैं डेट पर था। वो लड़की डर गई, उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। मिस लिन, क्या आप पागल हो गई हैं? मैंने फ्राउन करते हुए पूछा। मैं पागल हूं? मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। लिन मुआन मेरी तरफ दौड़ी और मेरा कॉलर पकड़ लिया। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो रखी थीं। कुछ ही दिन हुए हैं और तुम मेरे पीठ पीछे ब्लाइंड डेट पर जाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? हमारा ब्रेकअप हो चुका है। मैंने शांति से उसे देखा। क्या तुमने इसके लिए हाँ बोला था? उसने दांत पीस कर पूछा। मैं तुम्हें 50 मिलियन पॉकेट मनी की तरह दे रही हूं। एक अच्छी लड़की की तरह घर पे मेरा इंतजार करो। तुम्हें मेरे पैसे लेने और दूसरी लड़कियों के पास जाने की हिम्मत किसने दी? मैंने जोर से उसके हाथ हटाए। लिन मुमान, वो 50 मिलियन तुम्हारी ब्रेकअप फी थी। तुमने कहा था कि जी बाक्सियाओ वापस आ गया है और तुम उसे टाइटल देना चाहती हो। मैंने पैसे लिए और तुम्हारे लिए जगह बनाने निकल गया। क्या ये वही म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है जो तुम चाहती थी? रिस्पेक्ट की ऐसी की तैसी। उसने टेबल पर जोर से हाथ मारा। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम मुझसे रिस्पेक्ट की बात करने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम मेरे डॉग के अलावा कुछ नहीं हो। अगर मैं तुम्हें नहीं चाहती तब भी तुम वही रहोगे जहां मैं चाहूंगी। ब्लाइंड डेट वाली लड़की डर के कांपने लगी, अपना बैग उठाया और भाग गई। रुको! लिन मुवान चिल्लाई और बाहर खड़े बॉडीगार्ड ने उस लड़की का रास्ता रोक लिया। लिन मुवान, हद मत पार करो, उस लड़की को जाने दो। मैं खड़ा हो गया, मेरा दिल दुख रहा था। लिन मुवान ने हंसकर उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा। इस तरह का ट्रैश मेरे साथ कंपेयर होने लायक भी नहीं है। क्या तुम अंधे हो? तुमने ऐसी गरीब पथेटिक औरत मुझे चढ़ाने के लिए भेजी है? मिस लिन, थोड़ी तो शर्म करो। स्लैप! लिन मुवान ने अपना हाथ उठाकर उस लड़की को जोर से थप्पड़ मारा। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? मुझसे जवाब देने की हिम्मत कैसे हुई? लिन मुवान पूरी तरह गुस्से में थी। मैंने उस लड़की को अपने पीछे खींच लिया। तुम क्या चाहती हो? तभी बाहर से तेज कदमों की आहट आई। जी बाक्सियाओ हाफते हुए अंदर आया। उसका चेहरा पीला था, आंखें लाल थीं और वो कमजोर लग रहा था। वन वन, गुस्सा मत करो, ये सब मेरी गलती है। उसने रोते हुए कांपते हाथ से लिन मुवान का आर्म पकड़ लिया। मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। अगर मैं वापस नहीं आता तो ब्रदर शेन को कोई क्राइसिस फील नहीं होता और वो ब्लाइंड डेट पर नहीं जाते। उन्हें ब्लेम मत करो, मुझे ब्लेम करो। लिन मुमान ने जी बाक्सियाओ का हाथ पकड़ा। उसकी आंखें तुरंत नरम हो गईं। बाक्सियाओ, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम बहुत ज्यादा काइंड हो, इसलिए इस अनग्रेटफुल इंसान ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें फिर से बर्फ की तरह ठंडी हो गई थीं। शेंजू, बाक्सियाओ को देखो फिर खुद को देखो। तुम तो उसकी उंगली के बराबर भी नहीं हो। मैंने उन दोनों स्काउंड्रल्स को ठंडी नजरों से देखा। अगर वो इतना ही अच्छा है तो तुम मेरे पास क्यों आई? वापस जाओ और उसके साथ रहो। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे पास आना चाहता था? लिन मुमान ने मेरी तरफ घूरा। तुम्हारी ब्लाइंड डेट की खबर मेरे पूरे सर्कल में फैल गई है। सब जानते हैं कि मुझ लिन मुमान के पास एक डॉग है जो किसी और के पास चला गया है। तुमने मेरी बदनामी कर दी है। मैंने एक लंबी सांस ली। अपने गुस्से को दबाते हुए लिन मुवान ने कहा, मेरी ब्लाइंड डेट मेरा अपना मामला है, तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं। मुझे 50 मिलियन मिल गए हैं, हमारा हिसाब बराबर है। मेरी ब्लाइंड डेट को जाने दो और हम अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने अपना फोन निकाला, एक नंबर डायल किया और शेनजू के सारे बैंक कार्ड फ्रीज कर दिए, खासकर वो वाला जिसमें 50 मिलियन थे। उसने एक पैसा भी छूने से मना कर दिया। फोन रखकर उसने मुझे स्मगली देखा। शेनजू, अब तुम बिल्कुल कंगाल हो। मैं देखती हूं कि मेरे पैसे के बिना तुम दूसरी लड़कियों को कैसे सपोर्ट करते हो। उसने अपनी मुट्ठी भेंची। उसके नाखून उसकी हथेलियों में गड़ गए। लिन मुवान, अपनी लक को पुश मत करो। मैं तुम्हें बुली कर रही हूं, तुम क्या कर लोगे? वो आगे बढ़ी और अपना हाथ बढ़ाकर मेरे गाल पर थपथपाया। तुम्हारी बहन के मेडिकल बिल्स अगले महीने आने वाले हैं, सही ना? इस 50 मिलियन के बिना वो बस मरने का इंतजार करेगी। मेरी आंखें डर से बड़ी हो गईं। तुम उसे छूने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? फिर हम देखेंगे तुम कैसा बिहेव करती हो। लिन मुवान के होंठों पर एक क्रूअल स्माइल आ गई। उसने कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा किया। अभी मेरे साथ वापस चलो, वरना मैं कल ही तुम्हारी बहन की ट्यूब्स निकलवा दूंगी। जी बाक्सियाओ ने धीरे से उसकी स्लीव खींच ली। वन वन, क्या ये बहुत क्रूएल है? ब्रदर शेन बस थोड़े कंफ्यूज हो गए थे। इस बार माफ कर दो, छोड़ दो इसे। इस तरह के स्काउंड्रल के साथ उलझने की जरूरत नहीं है। इसे बस एक सबक सीखने की जरूरत है। लिन मुवान ने घुर्राते हुए कहा। उसकी आंखें मेरे लिए नफरत से भरी थीं। शेंजू, मैं तुम्हें सोचने के लिए बस 3 सेकंड दे रही हूं। सोच लो। मैंने अपने गुस्से को छिपाने के लिए आंखें बंद कर ली। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा।
बॉडीगार्ड्स आगे बढ़े और मेरे हाथ पकड़ लिए। मैंने रेजिस्ट नहीं किया और उन्हें रेस्टोरेंट से बाहर ले जाने दिया। ब्लाइंड डेट वाली लड़की कोने में डर के बैठी ये सब देख रही थी। मुझे सॉरी बोलने का वक्त भी नहीं मिला। मुझे लिन मुमान की गाड़ी में धकेल दिया गया। गाड़ी के अंदर का माहौल बहुत टेंशन भरा था। लिन मुमान मेरे सामने बैठी थी, शैंपेन का ग्लास लिए। जी बाक्सियाओ एक तमीजदार बिल्ली की तरह उसके कंधे पर झुका हुआ था। शेंजू, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? लिन मुमान ने ग्लास घुमाते हुए मजाक उड़ाते हुए पूछा। तुमने मेरे पैसे लिए तो तुम्हें सब्स्टिट्यूट बनने के लिए तैयार रहना चाहिए था। मैंने तुम्हें जाने को नहीं कहा और तुम अभी से किसी और को ढूंढने की हिम्मत कर रहे हो। तुम्हें सच में लगता है तुम कुछ हो? ये किस तरह का हॉट कमोडिटी है? मैंने खिड़की के बाहर देखा, कुछ नहीं बोला। जब तुम बहस कर रहे थे तब तो तुम बहुत बोल रहे थे, है ना? उसने अपनी हाई हील की टिप से मेरे घुटने पर पुश किया। बोलो, तुम क्या सुनना चाहते हो? मैंने एक्सप्रेशनलेस होकर उसकी तरफ देखा। क्या तुम मेरे रहम की भीख सुनना चाहती हो या अपनी वफादारी का वादा? लिन मुमान, जब तुम जी बाक्सियाओ को इतना चाहती हो तो मुझे जाने क्यों नहीं देती? लिन मुमान का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। तुम्हें जाने दूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा चेहरा बाक्सियाओ से मिलता जुलता है, बस यही तुम्हारी वैल्यू है। अब जब बाक्सियाओ वापस आ गया है, तुम मेरे जूते उठाने के लायक भी नहीं हो। पर जो लिन मुवान का है, अगर मैं उसे फेंक भी दूं तो किसी और को उसे उठाने की इजाजत नहीं है। जी बाक्सियाओ ने सही मौके पर लंबी सांस ली। ब्रदर शेन, वनवन को गुस्सा मत दिलाओ। वनवन का टेम्पर सीधा है, पर वो अभी भी तुम्हारा ख्याल रखती है। जब तक तुम तमीज से रहोगे तो वनवन तुम्हारी बहन का बुरा नहीं करेगी। उसके शब्द इम्पेकेबल थे, पर हर एक सेंटेंस मेरे दिल पर खंजर की तरह चुभ रहा था। मैंने कहा, ठीक है, फिर अच्छा इंसान बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? तब तुम एक स्नॉब थे जो लिन फैमिली का पैसा लेकर भाग गया था। अब जब लिन मुवान पावर में आ गई है, तुम वापस आकर प्यार का नाटक कर रहे हो। क्या तुम्हें बदले से डर नहीं लगता? स्मैक। ठंडी शैंपेन का एक ग्लास सीधे मेरे चेहरे पर आ गिरा। लिन मुवान ने गुस्से में मुझे घूरा। शेंजू, चुप हो जाओ। बाक्सियाओ के पास तब रीजंस थे। तुम्हें उसे बुरा बोलने का क्या हक है? अगर तुमने उसके बारे में एक भी बुरा शब्द बोला तो मैं तुम्हें मार दूंगी। जी बाक्सियाओ की आंखें तुरंत नम हो गई। आंसू उसके चेहरे से बहने लगे। वन, उसे मारना बंद करो। ब्रदर शेन सही कह रहे हैं, ये सब मेरी गलती है। मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। मैं अभी जा रहा हूं, मैं फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, उसने कहा और गाड़ी के दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया। लिन मुवान ने जल्दी से उसे गले लगा लिया, प्यार से उसके आंसू पोंछे। रुको, मत जाओ, ये बास्टर्ड है जिसे चले जाना चाहिए। चिंता मत करो, मैं इससे तुमसे माफी मंगवाऊंगी। गाड़ी जल्दी से लिन फैमिली के विला में पहुंची। मैं बॉडीगार्ड द्वारा जोर से गाड़ी से बाहर धकेल दिया गया। मैं बैलेंस बनाने के लिए लड़खड़ाया। लिन मुवान ने जी बाक्सियाओ का हाथ पकड़कर एक क्वीन की तरह कहा, मैं आगे जा रही हूं और इसे बेसमेंट में लॉक कर दो। मेरी इजाजत के बिना इसे कोई खाना नहीं देगा, उसने ठंडे लहजे में कहा। दो बॉडीगार्ड्स ने तुरंत मुझे अंधेरे गीले बेसमेंट में घसीट लिया। लोहे का दरवाजा जोर से बंद हुआ और मौत जैसी खामोशी छा गई। मैं ठंडी दीवार से टिक गया, जोर जोर से हाँफ रहा था। कुछ देर बाद मुझे लोहे के दरवाजे के बाहर हल्की आहट सुनाई दी। ताला खुला और एक तेज रोशनी अंदर आई। जी बाक्सियाओ धीरे धीरे अंदर आया, हाथ में गर्म चाय का कप लेकर। उसका पहले वाला दुखी चेहरा गायब हो गया था और उसकी जगह एक स्मगनेस आ गई थी। ब्रदर, बेसमेंट में तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी। वो मेरे पास आया, ऊपर से नीचे देखते हुए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा। मैं तुम्हारे लिए चाय लाया हूं। वो हंसा, फिर अचानक उसने अपनी कलाई झटकी और गर्म चाय सीधे अपने ही हाथ के पीछे गिरा ली। आह! उसने जोर से चीख मारी। हाथ में था कप जमीन पर गिरकर टूट गया। बेसमेंट का दरवाजा जोर से खुला और लिन मुमान कुछ नौकर चाकर के साथ अंदर आई। बाक्सियाओ, क्या हुआ? उसने तुरंत जी बाक्सियाओ का सूजा हुआ हाथ देखा और चीखी। वन, मैं अच्छे से ब्रदर शेन के लिए चाय लाया था, पर उन्होंने ना सिर्फ इसे नहीं पिया बल्कि मेरे हाथ पर गर्म चाय डाल दी। जी बाक्सियाओ लिन मुमान की छाती से लग गया, अनकंट्रोलेबल तरीके से सिसकने लगा। क्या वो अभी भी मुझे तुम्हें ले जाने के लिए दोष दे रहे हैं? लिन मुमान ने अचानक अपना सर घुमाया, उसकी आंखें जहरीले खंजर की तरह मुझे घूर रही थीं। शेंजो मौत को दावत दे रहा था। वो मेरी तरफ दौड़ा और मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। मैंने उसका कलाई पकड़ लिया। लिन मुवान, क्या तुम्हारे पास दिमाग है? चाय उसने खुद गिराई, उसने खुद स्पिल की। क्या तुम अंधी हो? तुम फिर भी बहस करने की हिम्मत करती हो? लिन मुवान ने जोर से मेरा हाथ छुड़ाया और मुझे फिर से थप्पड़ मारा। बेसमेंट में थप्पड़ की आवाज गूंजी। मैंने अपना सर घुमाया तो मुझे अपने होठों पर खून का स्वाद आया। मारो मुझे! लिन मुवान ने मेरी तरफ उंगली दिखाई और हिस्टेरिकल होकर चिल्लाई, मारो मुझे! वो जी बक्सियाओं के आगे घुटने टेकने और अपनी गलती मानने के लिए तैयार थी, तभी कई बॉडीगार्ड्स ने मुझ पर हमला कर दिया। उनके घूंसे मुझ पर बरसने लगे। मैं जमीन पर सिमट गया, अपने सर को बचाते हुए। एक शब्द भी नहीं बोला। लिन मुवान साइड में खड़ी होकर ये सब ठंडी नजरों से देख रही थी। शेंजो, ये तुम्हारी नाफरमानी का नतीजा है। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? मेरे लोगों को छूने की हिम्मत करते हो? जी बक्सियाओ ने उसकी स्लीव खींची, नाटक करते हुए बोला, वान, इसे छोड़ दो।
अगर तुमने इसे और मारा तो कोई मर जाएगा। आखिरकार इसने 3 साल तक तुम्हारा साथ दिया है। भले ही इसने कोई बड़ा काम नहीं किया, पर इसने मेहनत तो की है। तुम बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो। लिन मूवान ने प्यार से अपने चेहरे को छुआ। उसने हाथ हिलाकर बॉडीगार्ड्स को रुकने का इशारा किया। मैं संघर्ष करते हुए उठा और अपने मुंह से खून साफ किया। मेरे सीने में एक तेज दर्द हुआ। मुझे लगा मेरी 2 पसलियां रिब्स टूट गई हैं। लिन मूवान, बेहतर होगा तुम मुझे आज मार ही दो, मैं चिल्लाया, अपना सर उठाकर उसे घूरा। वरना एक दिन मैं तुमसे ये सब इंटरेस्ट के साथ वापस लूंगा। लिन मूवान को ये बात बहुत अपसर्ड लगी और वो हंस पड़ी। सब वापस लोगे? तुम बस एक कचरा हो जो मेरी चैरिटी पर जिंदा है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे लड़ सकते हो? वो मेरे पास आई और मेरे हाथ के पीछे अपने पैर से जोर से कुचला। उसकी हाई हील मेरी हड्डियों में चुभने लगी। मैंने अपने दांत पीसे, चीखने से मना कर दिया। कल रात मेरी और बक्सियाओं की एंगेजमेंट पार्टी है। वो मेरे ऊपर ऊंचाई में खड़ी थी। उसकी आवाज में नफरत थी। जब तुम्हें लिन फैमिली में रहना इतना पसंद है तो कल आकर हमारी सेवा करना। मैंने अचानक अपना सर उठाया। तुम्हें ये कहने का कोई हक नहीं है। लिन मूवान ने ताना मारा। तुम्हारी बहन के वेंटिलेटर का खर्चा महीने का 1 लाख युआन है। अगर तुमने ना कहने की हिम्मत की तो मैं तुरंत हॉस्पिटल में उसका मेडिकेशन बंद करवा दूंगी। मैं शॉक्ड था। मेरी आंखें गुस्से में जल रही थीं। लिन मूवान, तुम जानवर हो। उसने लापरवाही से कंधे उचकाकर कहा। याद रखना, कल रात 8 बजे अपना वेटर का यूनिफॉर्म पहन लेना। मुझे एम्बैरस मत करना। ये कहकर उसने जी बक्सियाओ का हाथ पकड़ा और बिना पीछे मुड़े बेसमेंट से चली गई। लोहे का दरवाजा फिर से लॉक हो गया। अंधेरे में मैं दीवार के सहारे नीचे फिसल गया, अपने सर को पकड़कर। मेरी बहन ही इस दुनिया में मेरी एकमात्र परिवार है। 3 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में वो वेजिटेबल बन गई थी। ड्राइवर भाग गया था। उसके महंगे मेडिकल बिल्स भरने के लिए मुझे वो ह्यूमिलिएटिंग सब्स्टिट्यूट अग्रीमेंट साइन करना पड़ा। मुझे लगा था कि अगर मैं 3 साल तक सह लूं और 50 मिलियन मिल जाएं तो मैं अपनी बहन को इलाज के लिए बाहर ले जा सकता हूं। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि लिन मूवान मुझे जाने देने का कोई इरादा नहीं रखती थी। अगली रात पड़ोस का विला रोशनी से जगमगा रहा था। मैंने एक इल फिटिंग वेटर का यूनिफॉर्म पहना था, शैंपेन से भरी ट्रे लिए एलिगेंट कपड़े पहने मेहमानों के बीच घूम रहा था। मेरे सीने का घाव दर्द अभी भी था और हर कदम सुई पर नाचने जैसा लग रहा था। लिन मूवान एक खूबसूरत हॉट कट्यूर गाउन में हॉल के बीच में खड़ी थी। सूट पहने जी बक्सियाओं के हाथ में हाथ डाले सबकी बधाइयां ले रही थी। ओ, क्या वो शेंजो नहीं है? मेरे पीछे एक तेज महिला की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा और लिन मूवान की सबसे अच्छी दोस्त जाया को देखा। उसके हाथ में वाइन का ग्लास था और वो मुझे ऊपर से नीचे तक नफरत से देख रही थी। तुमने ये क्या पहना है? मुझे लगा था तुम कब के निकाले जा चुके हो। आसपास के मेहमान अजीब नजरों से देखने लगे। मिस जाया, कृपया मुझे रास्ता दे दें, मैंने धीमी आवाज में कहा। रास्ता किस लिए? जाया ने ताना मारा। तुम एक मामूली वेटर मुझसे इस लहजे में बात करने की हिम्मत कैसे करते हो? अचानक उसने अपनी कलाई झटकी और अपने ग्लास की रेड वाइन सीधे मेरे चेहरे पर डाल दी। ठंडा लिक्विड मेरे गाल से होते हुए गर्दन में चला गया, जिससे मैं बिल्कुल बेहाल दिखने लगा। हॉल तुरंत शांत हो गया और सबने मेरी तरफ देखा और आपस में कानाफूसी करने लगे। लिन मूवान और जी बक्सियाओ भी वहां आ गए। क्या हो रहा है? लिन मूवान ने फ्राउन करते हुए पूछा। वान वान, तुम्हारा नौकर कितना बदतमीज है। जाया ने ये शुरू किया है। मैं तो बस उसे अच्छे से ग्रीट कर रही थी और उसने मुझे घूरने की हिम्मत की। लिन मूवान ने मुझे ठंडी नजरों से देखा। शेंजो, क्या तुम्हें फिर से मार खानी है? अभी के अभी याया से माफी मांगो। मैंने अपने चेहरे से रेड वाइन साफ की और शांति से उसे देखा। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं माफी क्यों मांगू? और तुम मुझसे जवाब देने की हिम्मत करते हो? लिन मूवान ने हाथ उठाया। मुझे फिर से थप्पड़ मारने ही वाली थी। जी बक्सियाओं ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। वान वान, आज हमारी एंगेजमेंट का दिन है, ऐसे लोगों पर गुस्सा मत करो। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में नफरत थी। शेनजो, बेहतर होगा तुम जल्दी माफी मांग लो, सबके सामने तमाशा मत बनाओ। तभी जी बक्सियाओ अचानक चिल्लाया, मेरी रिंग कहाँ है? उसने अपनी जेब छुई, उसका चेहरा बुरी तरह बदल गया। वान वान, तुमने जो एंगेजमेंट रिंग मुझे दी थी वो गायब है। पूरा रूम हाहाकार से डूब गया। वो रिंग लाखों की थी। लिन मूवान ने उसे एक विदेशी ऑक्शन हाउस से खरीदा था। वो गायब कैसे हो सकती है? क्या वो तुम्हारी जेब में नहीं थी? मुझे नहीं पता, सिर्फ ब्रदर शेन मेरे पास थे। ब्रदर शेन, क्या तुमने मेरी रिंग ली है? सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। घृणा, मजाक और खुशी एक साथ मिलकर एक जाल सा बन गए। मैं जी बक्सियाओ के नाटकीय चेहरे को ठंडी नजरों से देख रहा था। मैंने नहीं ली, तुम झूठ बोल रहे हो। जाया ने तुरंत बीच में कहा, अभी तुम बक्सियाओ के सबसे पास थे। अगर तुमने नहीं चुराई तो और कौन हो सकता है?
शेनजो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने बक्सियाओं की एंगेजमेंट रिंग चुराने की भी हिम्मत की? लिन मूवान का चेहरा बहुत गुस्से में हो गया था। वो मेरे पास आया और मेरी आंखों में घूरा। शेनजोत, रिंग वापस कर दो। मैंने कहा, मैंने नहीं ली। तुम तब तक नहीं मानोगे जब तक ताबूत नहीं देखोगे, है ना? उसने ताना मारा और बॉडीगार्ड्स की तरफ मुड़कर ऑर्डर दिया, इसे सर्च करो। दो बॉडीगार्ड्स तुरंत आगे बढ़े और मेरे कंधों को जोर से पकड़ लिया और मुझे सर्च करने लगे। मैंने संघर्ष नहीं किया। उन्हें मुझे एक क्रिमिनल की तरह सर्च करने दिया, क्योंकि मैं जानता था कि संघर्ष करने से सिर्फ और ज्यादा बेइज्जती होगी। कुछ सेकंड्स बाद एक बॉडीगार्ड ने मेरे सूट की जेब से एक छोटा वेलवेट बॉक्स निकाला। बॉक्स के अंदर एक चमकती हुई डायमंड रिंग थी। उसे वहां पड़े देखकर पूरा हॉल हाहाकार से गूंज उठा। ये सच में उसी ने चुराई है? भगवान, कितना बेशरम है! स्टैंड इन बन के पैसे नहीं कमा पाया तो चोरी पर उतर आया। मिस लिन ने ऐसे एहसान फरामोश को कैसे पाला? जी बक्सियाओ रिंग को देखकर तुरंत अपना मुंह छुपा लिया। उसकी आंखें फिर से लाल हो गईं। ब्रदर शैन, अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम मुझे बता सकते थे। तुमने वान वान की दी हुई रिंग क्यों चुराई? ये हमारे प्यार की निशानी है। उसकी बातों ने मुझे और ज्यादा लोगों के सामने खड़ा कर दिया। लिन मूवान गुस्से में कांपने लगी। उसने बॉक्स छीना और मेरे चेहरे पर जोर से दे मारा। शेनजो, तुम मुझे अंदर तक डिस्गस्ट करते हो। क्या मेरी लिन फैमिली में खाने पीने की कमी है? तुम इतने नीचे कैसे गिर सकते हो कि चोरी करो? छोटा बॉक्स मेरे माथे पर लगा, जिससे वहां एक खूनी निशान बन गया। मैंने देखा कि वो लुढ़क गया। जमीन पर पड़ी रिंग को देखकर मैं अचानक हंस पड़ा। तुम क्यों हंस रहे हो? लिन मूवान मेरे हंसने से और गुस्सा हो गई। मैं तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रहा हूं। मैंने अपना सर उठाया और उसे ठंडी नजरों से देखा। जी बक्सियाओ तो मेरे पास आया भी नहीं था। ये रिंग मेरी जेब में कैसे आई? क्या तुम्हें जरा भी आइडिया नहीं है? तुम कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो कि बक्सियाओ ने तुम्हें फ्रेम किया? लिन मूवान ने हाथ उठाया और मुझे जोर से थप्पड़ मारा। मैं बक्सियाओं को तुमसे बेहतर जानती हूँ। वो एक चींटी पर भी पैर नहीं रखेगा। वो तुम्हें फ्रेम कैसे कर सकता है शेनजो? तुम ना सिर्फ बेईमान हो बल्कि झूठे भी हो। उसने हॉल की जमीन की तरफ इशारा किया। उसकी आवाज तेज थी। अभी के अभी घुटने टेको और बक्सियाओं से माफी मांगो, वरना मैं किसी को भेजकर तुम्हारी बहन को हॉस्पिटल से निकलवा दूंगी और उसका वेंटिलेटर हटवा दूंगी। फिर वही पुराना ट्रिक। वो हमेशा मेरी कमजोरी पर ही वार करता है। मेरी मजबूरी ने मुझे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आसपास के मजाक उड़ाने वाले चेहरों को देखकर, जी बक्सियाओं की जीत की खुशी को देखकर, और फिर लिन मूवान के चेहरे को, एक चेहरा जो कभी मुझे बहुत पसंद था अब सिर्फ नफरत जगाता था, मेरे दिल में बची उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ गई। 3 साल तक ओल्ड मास्टर लिन का एहसान चुकाने के लिए मैंने अपनी पहचान छिपाकर लिन मूवान के साथ एक सब्स्टिट्यूट बनकर रहना स्वीकार किया। मुझे लगा था कि अगर मैं झुक गया तो वो एक दिन मेरी अच्छी नीयतों को समझ लेगा, पर मैं गलत था। कुछ लोग अंदर तक सड़ चुके होते हैं। लिन मूवान, ये आखिरी बार है जब तुम मुझे धमकी दे रहे हो। मैंने शांति से उसे देखा, बिना गुस्से या शर्म के, सिर्फ एक डेड इंसान को देखने वाली ठंडी लापरवाही से। मैंने अपना फोन निकाला और सबके सामने वो नंबर डायल किया जो मुझे 5 साल से पता था। फोन जो कभी डायल नहीं हुआ था, सिर्फ एक बार बजने के बाद उठा लिया गया। हेलो? दूसरी तरफ से एक गहरी और अथॉरिटेटिव पुरुष की आवाज आई। ब्रदर, मैंने बहुत मस्ती कर ली। मुझे लेने आओ और घर ले चलो। हॉल तुरंत शांत हो गया। हर कोई स्टंट था, समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं। लिन मूवान सबसे पहले रिकवर हुआ। वो ऐसे जोर से हंसा जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। शेनजो, तुम पागल हो? ब्रदर, तुम्हें भाई कहां से मिल गया? क्या वो तुम्हारा कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाला डेडबीट बाप है? तुम्हें लगता है तुम रैंडम फोन कॉल करके ट्रिक खेलकर सजा से बच जाओगे? वो अचानक हंसना बंद कर दिया। उसकी आंखें फियर्स हो गईं। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। घुटने टेको, वरना तुम्हारी बहन आज रात मर जाएगी। मैंने अपना फोन रख दिया और उसे ठंडी नजरों से देखा। लिन मूवान, तुम जल्द ही जान जाओगे कि घुटने किसे टेकने चाहिए। लिन मूवान मेरी आंखों की ठंडक से चिढ़कर गुस्से से पागल हो गया। बॉडीगार्ड्स, इसे जमीन पर दबाओ। अगर इसने आज घुटने नहीं टेके तो तुम इसके पैर तोड़ देंगे। टायरेंट शाओ लिन मूवान के पीछे खड़ा था। उसके होठों पर एक घिनौनी मुस्कान थी। ब्रदर शैन, मान जाओ, अपने लिए मुश्किल क्यों पैदा कर रहे हो? जैसे ही बॉडीगार्ड का हाथ मुझे छूने वाला था, बैंग! विला का भारी दरवाजा एक जोर के साथ लात मारकर खोला गया। तेजी की आवाज ने हॉल के क्रिस्टल चैंडलियर को हिला दिया, सबको डरा दिया। सबने मुड़कर देखा तो देखा कि काले सूट और सनग्लासेस पहने बॉडीगार्ड्स की 2 कतारें अंदर आईं और तुरंत दोनों तरफ लाइन में खड़ी हो गईं। ये सेटअप पड़ोस के हमारे घर के सिक्योरिटी गार्ड से कहीं ज्यादा इंप्रेसिव था। मुझे नहीं पता कि वो कितने फ्लोर्स ऊपर था। फिर एक मैन और एक वुमन बहुत सारे बॉडीगार्ड्स के साथ बड़े से हॉल के अंदर आए। वो मैन बहुत टॉल और स्ट्रिक्ट दिखने वाला था। उसका फेस थोड़ा थोड़ा मेरे जैसा लग रहा था। वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा बॉस हो, जिसे बहुत समय से बड़ा बनने की आदत हो। वो मेरा बड़ा भाई था,
शेंगटिंग, जो बीजिंग के सबसे बड़े शेन फैमिली बिजनेस का हेड था। उसके साथ जो वुमन थी, उसने एक ब्राइट रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। वो दिखने में बहुत ब्यूटीफुल थी, पर उसकी आईज चाकू जैसी शार्प थी। वो जियांग जी थी, बीजिंग की जियांग फैमिली की सबसे बड़ी बेटी, और बचपन से ही मेरी दुल्हन पक्की हुई हुई थी। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। सब लोग इस अचानक हुई बात से सरप्राइज हो गए। लिन मुवान ने गुस्से में अपना फेस बनाया और आगे बढ़ी। तुम लोग कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी लिन फैमिली के एंगेजमेंट पार्टी में बिना बताए आने की? जियांग जी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और सीधे मेरे पास चली आई। उसने मेरे सर पर लगे खून के दाग और मेरे फेस पर हाथ का निशान देखा, और उसकी आईज तुरंत गुस्से से ठंडी हो गई। तुम्हें किसने मारा? उसने पूछा। उसकी वॉइस ज्यादा लाउड नहीं थी, पर उसमें एक डरा देने वाली ठंडक थी। चारों तरफ एक डर जैसा माहौल फैल गया। मैं कुछ नहीं बोला, बस मैंने लिन मुवान की तरफ देख लिया। जियांग जी पीछे घूमी और उसके हाई हील्स की आवाज क्लिक क्लिक करती हुई आई, जब वो एक एक कदम बढ़ाकर लिन मुवान की तरफ चलने लगी। तुमने मुझे मारा, मैंने तुम्हें मारा, तो क्या हुआ? लिन मुवान भले ही अंदर से थोड़ा डर गई थी, फिर भी अपना एटीट्यूड दिखा रही थी। उसने बाईशियाओ की रिंग चुराई थी, मैं अपने कुत्ते को सही रास्ता दिखा रही थी। तुम्हें इस बीच में आने की क्या जरूरत है? जियांग जी हंसी। अगले ही सेकंड स्लैप, एक बहुत जोर का थप्पड़ लिन मुवान के फेस पर लगा। थप्पड़ इतना जोर का था कि लिन मुवान जमीन पर गिर गई और उसके माउथ के कॉर्नर से खून निकल आया। सब लोग डर के मारे सांस रोककर देखने लगे। रुको! बाईशियाओ चिल्लाया और भागकर लिन मुवान को उठाने लगा। तुम पागल वुमन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी को मारने की? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, इनको बाहर फेंको। लिन मुवान ने अपना सूजा हुआ गाल पकड़ा और शौक होकर जियांग जी को देखने लगी। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? क्या तुम जानती हो मैं कौन हूं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। जियांग जी ने उसे ऐसे नीचे देखा जैसे वो कचरे का ढेर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मैन को हाथ लगाने की? तुम्हें लगता है तुम अपनी जान से थक गई हो? लिन मुवान शौक रह गई। उसने पहले मुझे देखा, फिर जियांग जी को देखा, और अचानक जोर जोर से हंसने लगी। शेंजू, तुम तो सच में बड़े चालाक निकले। अभी अभी मैंने तुम्हें छोड़ा और तुमने इतने में ही एक रिच वुमन को फंसा लिया। क्या? कौन से क्लब से तुम इस वुमन को पैसे देकर एक्टिंग करने के लिए लाए हो? ये तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है। शेंटिंग का फेस एकदम गुस्से से काला पड़ गया। वो मेरे पास आया और उसने मेरे शोल्डर पर हाथ रखा। आजू, क्या ये वही वुमन है जिसके साथ तुमने 3 साल तक दुख झेला था ताकि तुम उसके पुराने एहसान का बदला चुका सको? तुम बहुत बड़े बुद्धू हो। मैंने एक सैब स्माइल दी। भाई, मैं अंधा था। लिन मुवान की हंसी रुक गई। उसे अचानक लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। जियांग जी ने गुस्से में हॉल के सारे गेस्ट्स को देखा। चलो मैं आप सबको बताती हूँ। ये गोल्डन सर्कल शेन ग्रुप के दूसरे यंग मास्टर हैं, मेरे होने वाले हस्बैंड शेन जू। ये वर्ड्स जैसे पूरे हॉल में एक बॉम्ब की तरह फटे। सब लोग शॉक होकर देखने लगे। उनकी आईज बड़ी हो गई थीं। वो शेन ग्रुप, वो शेन फैमिली, जो पूरे देश का पैसा और बिजनेस चलाती है, क्या शेन जू सच में शेन फैमिली का दूसरा यंग मास्टर था? ऐसा कैसे हो सकता है? हे भगवान! लिन फैमिली ने एक बहुत बड़े खतरे को हाथ लगा दिया था। लिन मुवान का फेस एकदम सफेद पड़ गया। वो मुझे ध्यान से देखने लगी, उसके लिप्स थोड़ा कांप रहे थे। इम्पॉसिबल! ये नहीं हो सकता। तुम तो एकदम गरीब इंसान हो जो पैसे के लिए अपनी इज्जत भी बेच देता है। तुम्हारी सिस्टर अभी भी हॉस्पिटल में है और जिंदा रहने के लिए मेरे पैसे पर डिपेंडेंट है। मैंने उसकी ये खराब हालत देखी, पर मुझे कोई बुरा नहीं लगा। लिन मुवान, मैंने अपनी सिस्टर के हॉस्पिटल का बिल 3 साल पहले ही भर दिया था। मैं तुम्हारे साथ इसलिए रुका था क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तब मेरी जान बचाई थी। मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं 3 साल तक तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब वो 3 साल पूरे हो गए हैं, तो अब हमारा हिसाब चुकता करने का टाइम आ गया है। मैं अपने बड़े भाई की तरफ घुमा। भाई, चलो यहां से। जी बाशियाओ अचानक खड़ा हो गया। अब वो बात को समझ नहीं पाया था और अपनी पुरानी नाटक वाली बातों से सब ठीक करने की कोशिश कर रहा था। ब्रदर शेन, भले ही तुम शेन फैमिली के यंग मास्टर हो, पर तुम मेरी रिंग नहीं चुरा सकते। उसे मुझे वापस दो। बड़े भाई शेंटिंग ने उसे गुस्से से देखा। उनके पीछे जो बॉडीगार्ड था, वो तुरंत आगे आया और उसने जी बाशियाओ के नी पर जोर से किक मारी। जी बाशियाओ जोर से अपने घुटनों के बल गिर गया। हमारे शेन फैमिली के यंग मास्टर को तुम्हारी जैसी कचरा चीज नहीं चाहिए, बड़े भाई ने गुस्से में कहा और मुझे लिन फैमिली के घर से बाहर ले गए। जियांग जी सबसे बाद में चल रही थी। उसने पीछे मुड़कर लिन मुवान को एक मजाक उड़ाने वाली स्माइल से देखा। मिस लिन, अब शेन फैमिली के गुस्से का सामना करने के लिए रेडी हो जाओ। जब हम शेन फैमिली के बड़े घर वापस आए, मैंने शावर लिया और क्लीन कपड़े पहन लिए। मेरे सर की चोट का इलाज मेरे पर्सनल डॉक्टर ने कर दिया था। एक बड़े से स्टडी रूम में बैठकर मैंने बाहर रात की तरफ देखा और एक लंबी सांस ली। पिछले 3 साल का गुस्सा और दुख आज रात को खत्म हो गया था।
बड़े भाई अपनी डेस्क के पीछे बैठे थे और कुछ पेपर्स देख रहे थे। मैंने लिन फैमिली के बारे में सब पता लगा लिया है, उन्होंने बिना ऊपर देखे कहा। इन सालों में लिन मुवान ने बहुत घमंड दिखाया है और सब पर हुकूमत की है, बस उस बिजनेस के दम पर जो ओल्ड मिस्टर लिन छोड़कर गए थे। उसने बहुत से लोगों को अपना दुश्मन बनाया है। लिन ग्रुप के पास अब पैसे की बहुत कमी है। अगर मैं थोड़ा सा भी कुछ करूं तो वो 1 महीने भी नहीं टिक पाएंगे। ये सब मेरे बड़े भाई पर डिपेंड करता है, मैंने आराम से आंसर दिया। इधर लिन फैमिली के घर पर एंगेजमेंट पार्टी इस नाटक की वजह से बहुत खराब तरीके से खत्म हुई। गेस्ट्स इतनी जल्दी भागे जैसे किसी बीमारी से बच रहे हों। लिन मुवान उस खाली हॉल में बैठी थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके चीक्स सूजे हुए थे। वो एक पागल वुमन जैसी दिख रही थी। जी बाशिया उसके पास बैठा था और ध्यान से उसके फेस पर आइस लगा रहा था। वन वन, तुम गुस्सा मत हो, वो शेनजू पक्का झूठ बोल रहा है। वो शेन फैमिली का दूसरा यंग मास्टर कैसे हो सकता है? अगर उसका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग होता तो वो 3 साल तक तुम्हारा नौकर बनने के लिए क्यों रेडी होता? जी बाशियाओ की बातें लिन मुवान के लिए एक सहारा बन गई, जिसे उसने पकड़ लिया। तुम सही कह रहे हो। वो अचानक खड़ी हो गई, उसकी आईज में फिर से एक पागलपन आ गया। वो पक्का एक्टिंग कर रहा है। वो जियांग जी नाम की वुमन पक्का उसने पैसे देकर बुलाई होगी। वो बस मुझसे बदला लेना चाहता है और मुझे इस तरह सबके सामने शर्मिंदा करना चाहता है। मैं लिन मुवान उसकी इस गंदी चाल से कभी नहीं डरूंगी। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और कंपनी के बड़े अकाउंटेंट सीएफओ को कॉल किया। तुरंत शेन ग्रुप पर नजर रखो और शेनजू का 50 मिलियन युआन वाला बैंक कार्ड अभी ब्लॉक कर दो, उसे एक भी पैसा निकलने मत देना। अकाउंटेंट की कांपती हुई वॉइस फोन के दूसरी तरफ से आई। मिस लिन, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हमारी कंपनी के जो बड़े बड़े ओवरसीज प्रोजेक्ट्स चल रहे थे वो अचानक रुक गए हैं और बैंक्स ने हमें लोन देना भी बंद कर दिया है। हमारे पास अब बिल्कुल पैसे नहीं बचे। लिन मुवान का फोन जमीन पर गिर गया और उसके पैर कमजोर पड़ गए। सोफा पर गिरते हुए वो जोर जोर से सांस लेने लगी। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? जी बाशियाओ डर गया। वन वन, क्या हुआ? चलो यहां से बाहर निकलो। लिन मुवान ने उसे दूर धकेल दिया और लिविंग रूम में एक बिना सिर वाली मक्खी की तरह यहां वहां घूमने लगी। इम्पॉसिबल, शेनजू के पास इतनी पावर कैसे हो सकती है? मैं नहीं मानती, मैं खुद उससे पूछूंगी। अगले दिन सुबह शेन ग्रुप के बड़े ऑफिस में मैं प्रेसिडेंट के प्राइवेट लिफ्ट से बाहर निकला। मैंने एक अच्छा सा सूट पहना था और मेरे साथ बहुत सारे बड़े बड़े मैनेजर्स चल रहे थे। जैसे ही मैं बड़े हॉल में पहुंचा, मुझे शोर सुनाई दिया। मुझे अंदर जाने दो, मुझे शेनजू से मिलना है। लिन मुवान को डोर पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ने रोका हुआ था। वो अपनी इज्जत की परवाह किए बिना जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसने मुझे देखा, उसकी आईज चमकी और वो मेरी तरफ जोर से हाथ हिलाने लगी। शेनजू, यहां बाहर आओ। मैं रुक गया और उसे गुस्से से देखने लगा। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे और जोर से पीछे ढकेल दिया। मुझे छोड़ो, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं लिन ग्रुप की प्रेसिडेंट हूं। लिन मुवान ने बहुत कोशिश की, यहां तक कि उसकी एक हाई हील भी निकल गई। मैंने सिक्योरिटी गार्ड्स को इशारा किया कि उसे छोड़ दें। लिन मुवान तुरंत मेरे सामने भागकर आ गई। वो जोर जोर से सांस ले रही थी और मुझे गुस्से से देख रही थी। शेनजू, तुमने मेरी कंपनी को खराब करने के लिए कौन सा गंदा तरीका यूज किया? ये बिखरा हुआ रूप देखकर मुझे बस हंसी आ रही थी। लिन मुवान, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई खेल खेल रहा हूं? तुम अपने आप को समझती क्या हो? अगर ओल्ड मिस्टर लिन का एहसान ना होता तो लिन ग्रुप 3 साल पहले ही बंद हो गया होता। तुम पागल जैसी बातें कर रही हो। लिन मुवान चिल्लाई। मेरे ग्रैंडफादर को तुम जैसे एक गरीब इंसान की क्या जरूरत पड़ेगी उन्हें बचाने के लिए? तुम पक्का मेरे साथ सिर्फ पैसे के लिए रुके थे। मैंने अपना सिर हिलाया। मैं अब उसे कुछ समझाना भी नहीं चाहता था। तुम्हें जो सोचना है सोचो, पर मैं तुम्हें याद दिला दूं, लिन ग्रुप का बंद होना तो बस एक शुरुआत है। मैं तुमसे अपना एक एक हिसाब चुकता करूंगा। ये बोलकर मैं जाने के लिए घुमा। लिन मुवान ने अचानक मुझ पर जंप किया और मेरा आर्म जोर से पकड़ लिया। शेनजू, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी वुमन, क्या तुम भूल गई जो 3 साल हम साथ थे? मैंने गुस्से से उसका हाथ हटा दिया। लिन मुवान, अपने आप को इतना बड़ा मत समझो। क्या तुमने इन 3 सालों में मेरे एक बाल को भी हाथ लगाया है? जब भी तुम मुझे देखती हो तुम बस उस बेकार जी बाशियाओं के बारे में सोचती हो। अब जब वो वापस आ गया है तो तुम्हें खुश होना चाहिए ना। तुम यहां मुझे क्यों ढूंढ रही हो? मैंने लिन मुवान को एकदम चुप करा दिया। उसके पास बोलने के लिए कोई वर्ड नहीं बचा। तभी जियांगजी बाहर से अंदर आई। उसके हाई हील्स की आवाज क्लिक क्लिक कर रही थी। वो मेरे पास आई और उसने बहुत नॉर्मल तरीके से मेरा आर्म पकड़ लिया। अजो, इस तरह के कचरा लोगों पर अपनी बातें क्यों खराब कर रहे हो? उसने नीचे लिन मुवान की तरफ देखा। मिस लिन, मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि जल्दी घर जाओ और कंपनी के बंद होने बैंक्रप्सी की तैयारी करो। अगर तुमने और ज्यादा वेट किया तो शायद तुम्हारे पास भागने के लिए प्लेन की टिकट खरीदने के पैसे भी नहीं बचेंगे। लिन मुवान ने जियांगजी के हाथ को देखा जो मेरे आर्म पर था और उसकी आईज में एक पागल जैसी जलन दिखी। जियांगजी, तुम ज्यादा खुश मत हो।
शेंजो तुमसे बिल्कुल लव नहीं करता, वो बस मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हारे साथ है। जियांग जी ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई इडियट हो। लिन मुवान, क्या तुम पागल हो गई हो? अजो मुझसे लव करता है या नहीं इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वो तुम ही हो जिसने एक झूठे और ग्रीन टी मैन के चक्कर में लिन फैमिली का 100 साल पुराना बिजनेस बर्बाद कर दिया। अगर तुम्हारे ग्रैंडफादर जो अब इस दुनिया में नहीं है उन्हें ये पता चलता तो वो गुस्से के मारे जिंदा हो जाते। चुप रहो, तुम्हें बाशियाओ की इंसल्ट करने का कोई हक नहीं है। लिन मुवान ऐसे चिल्लाई जैसे किसी ने बिल्ली की पूंछ पर पैर रख दिया हो। बाशियाओ इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा लव करता है। जब मुझे किडनैप किया गया था तो उसने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया था। वो मेरे साथ उस अंधेरे में 3 दिन और 3 रात रुका था, और यहाँ तक कि उसने मेरे लिए चाकू भी खाया था। शेंजो क्या है? वो तो बस एक गंदा सब्स्टिट्यूट है। ये सुनकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया और मैंने मजाक उड़ाया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? लिन मुवान ने गुस्से से मुझे देखा। जियांग जी ने एक ठंडी सांस ली और अपने बैग से एक मोटा फाइल फोल्डर निकाला। लिन मुवान, मुझे सच में तुम पर तरस आता है। तुम्हें सबने उल्लू बनाया है। इतने सालों बाद भी वो अपने दुश्मन को अपना सबसे अच्छा समझ रही थी। उसने वो फाइल फोल्डर जोर से लिन मुवान के फेस पर दे मारा। अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलो और ध्यान से देखो कि उस दिन तुम्हें किसने बचाया था। वो फाइल फोल्डर जमीन पर गिरकर बिखर गया और उसके अंदर के फोटोज और पेपर्स बाहर आ गए। लिन मुवान एक सेकंड के लिए रुक गई, फिर वो नीचे बैठी और उसने एक फोटो उठाई। उस फोटो में एक लड़का था जो खून से लथपथ था और एक बेहोश लड़की को अपनी पीठ पर उठाकर मिट्टी वाले पहाड़ी रास्ते से मुश्किल से चल रहा था। भले ही उस लड़के का फेस मिट्टी से ढका हुआ था, पर वो साफ पता चल रहा था कि वो मैं ही था, और वो बेहोश लड़की लिन मुवान थी। ये क्या है? लिन मुवान के हाथ कांपने लगे। वो जल्दी जल्दी जमीन पर गिरे पेपर्स को देखने लगी, जिसमें उस समय की पुलिस रिपोर्ट भी थी, हॉस्पिटल के इमरजेंसी रिकॉर्ड्स, यहाँ तक कि उस किडनैपर का सच। सारी चीजें साफ साफ इशारा कर रही थी कि शेनजो ही वो इंसान था, ना कि जी बाशियाओ, जो उस पुरानी फैक्ट्री में उसके साथ 3 दिन और 3 रात रुका था और अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया था। इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। लिन मुवान ने जोर जोर से अपना सर हिलाया। उसका फेस एकदम पेपर जैसा सफेद हो गया। पर श्याओमिंग के पास तो वही जेट पेंडेंट है ना जो मैंने अपने बचाने वाले के लिए छोड़ा था। वो मुझसे झूठ कैसे बोल सकता है? उसने ठंडक से उसकी तरफ देखकर कहा। वो जेट पेंडेंट एक निशानी थी जो मेरी मदर ने मेरे लिए छोड़ी थी। सालों पहले मैं तुम्हें बचाते हुए बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था और बेहोश हो गया था। जी बाशियाओं ने उस बात का फायदा उठाकर मेरा जेट पेंडेंट चुराकर तुम्हारा बचाने वाला बन गया। जब मैं होश में आया तो ओल्ड मास्टर लिन को सच पता चल गया था। उन्हें मेरे लिए बुरा लगा, इसलिए उन्होंने तुम्हें फोर्स किया कि मैं तुम्हारे पास रहकर तुम्हारी रक्षा करूं और तुम्हें सही रास्ता दिखाऊं। पर अफसोस, तुम सिर्फ आंखों से ही नहीं बल्कि अपने दिल से भी अंधी हो। लिन मुवान को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो और वो जमीन पर गिर पड़ी। वो चुपचाप अपने हाथ में पकड़ी फोटो को देखने लगी और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। तो उस अंधेरे में इतने सालों पहले जिसने मेरा हाथ पकड़ा था और मुझे कहा था कि डरो मत, वो तुम थे। जिसने मेरे लिए चाकू खाया था और उसकी बैक पर आधा मीटर लंबा चोट का निशान था, वो भी तुम थे। मैंने उसे कोई आंसर नहीं दिया, क्योंकि अब आंसर देने का कोई मतलब नहीं था। लिन मुवान, मैंने तुम्हें सच बता दिया है। अब मुझे गंदा फील कराने के लिए वापस मत आना। मैंने जियांगजी का हाथ पकड़ा, पीछे घूमा और बिल्डिंग के अंदर चला गया। मेरे पीछे से लिन मुवान के रोने की बहुत दर्दनाक आवाजें आ रही थीं। शेंजो, मत जाओ, मुझे बात समझाने दो। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बिना किसी दया के बाहर निकाल दिया। लिन मुवान एक पागल वुमन की तरह भागकर लिन फैमिली के घर वापस आई। जी बादशाह सोफा पर बैठकर आराम से रेड वाइन पी रहा था और सोच रहा था कि लिन फैमिली से और पैसे कैसे निकाले जाएं। बैंग, डोर बहुत जोर से खुला। लिन मुवान अंदर आई, उसकी आंखें एकदम लाल थीं और उसने वो सारे पेपर्स अपने हाथ में जोर से पकड़े हुए थे। वान वान, तुम वापस आ गई? जी बादशाह जल्दी से उसके पास गया और हमेशा की तरह अपना रोता हुआ ग्रीन टी फेस दिखाने लगा। स्लैप। लिन मुवान ने उसके फेस पर एक बहुत जोर का थप्पड़ मारा। ये थप्पड़ उसने अपनी पूरी जान से मारा था, जिससे जी बादशाह के मुंह से खून निकल आया। वान वान, तुमने मुझे क्यों मारा? जी बादशाह ने अपना फेस पकड़ा और बहुत दुखी दिखने का नाटक किया। मैंने तुम्हें मारा, मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। लिन मुवान ने वो सारे पेपर्स उसके फेस पर दे मारे। जी बादशाह, तुम झूठे हो। तुमने शेनजो का जेट पेंडेंट चुराकर मेरे बचाने वाले का नाटक किया। तुम इतने सालों से मुझे उल्लू बना रहे थे। जी बादशाह का फेस एकदम सफेद पड़ गया जब उसने जमीन पर गिरे पेपर्स को देखा। उसे पता चल गया था कि उसका सच सबके सामने आ गया है, पर वो फिर भी बहाने बनाने लगा। वान वान, मेरी बात सुनो, ये सब शेनजो ने झूठ मूठ बनाया है। वो तुमसे झूठ बोल रहा है। चुप रहो, लिन मुवान जोर से चिल्लाई। बाहर निकलो, लिन फैमिली के घर से बाहर निकलो। जी बादशाह का नाटक अब एकदम खत्म हो चुका था। जब उसे पता चला कि सब जान गए हैं तो उसने दुखी होने का नाटक बंद कर दिया। लिन मुवान, तुम अपने आप को क्या समझती हो? उसने मजाक उड़ाया और अपने मुंह के कोने से खून साफ किया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी लिन फैमिली की वही बड़ी बेटी हो? लिन ग्रुप अब बंद होने वाला है। तुम अब एक गरीब भिखारी हो। अगर तुम्हारा थोड़ा सा फायदा ना होता तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसी गुस्सैल वुमन के पास वापस आता? लिन मुवान की आंखें बड़ी हो गई थीं।
जैसे वो इस मैन को पहली बार देख रही हो। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि तुम एक इडियट हो। जी बादशाह चिल्लाया। तुमने शेंजो जैसे इतने बड़े फायदे को अपने हाथ से गवा दिया। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। क्या तुम मुझसे एक्सपेक्ट करती हो कि मैं यहाँ रुकूं और तुम्हारे साथ भूखा मरूं? जी बादशाह ने गुस्से में बहुत बुरा कहा। उसी के साथ वो पीछे घूमा और ऊपर भाग गया। जल्दी जल्दी कुछ कीमती सामान पैक किया और पीछे देखे बिना लिन फैमिली का घर छोड़कर चला गया। लिन मुवान उस ठंडी जमीन पर गिर गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई हो। उसका घुमान, उसका बिजनेस और वो लव जिसे वो सच मानती थी, वो सब झूठ निकला। और जिसने सच में उस अंधेरे में उसकी रक्षा की थी और उसे लव किया था, उसे उसने खुद ही इस मुसीबत में ढकेल दिया था। उसका दिल पछतावे से भर गया, जैसे कोई जहरीला सांप उसके दिल को काट रहा हो। शेंजो, मुझे माफ कर दो। शेंजो, मुझे माफ कर दो। वो अपने आप से बोलने लगी, लड़खड़ाते हुए घर से बाहर निकली और तेज बारिश में भाग गई। उस रात शेन फैमिली के बड़े घर के बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और हवा चल रही थी। लिन मुवान जो पूरी तरह से भीग चुकी थी, शेन फैमिली के बड़े लोहे के गेट के बाहर अपने घुटनों के बल बैठ गई। उसका पतला सा शरीर उस ठंड और बारिश में कांप रहा था। उसका फेस एक भूत जैसा सफेद हो गया था। शेंजो, प्लीज मुझसे मिल लो। मुझे पता है मेरी गलती थी। मुझे सच में पता चल गया है। वो रोने लगी और लोहे के गेट को पीटने लगी। बारिश की रात में उसकी आवाज बहुत दर्दनाक लग रही थी। सिक्योरिटी गार्ड गेट के अंदर खड़ा था, हाथ में अम्ब्रेला लिए। उसने बिना किसी इमोशन के देखा। मिस लिन, प्लीज वापस चली जाइए। दूसरे यंग मास्टर आराम कर रहे हैं। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक वो बाहर नहीं आते। मैं यहां से नहीं हिलूंगी। लिन मुवान जिद पर अड़ी रही और जमीन पर बैठी रही। बारिश में उसका सारा घुमान बह गया था। सेकंड फ्लोर के स्टडी रूम में मैं बड़ी विंडो के सामने खड़ा था और ठंडक से नीचे उस लड़की को देख रहा था जो गेट के बाहर थी। जियांगजी मेरे पास एक कप गरम मिल्क लेकर आई। वो वहां 2 घंटे से बैठी है। क्या मुझे उससे मिलना चाहिए? मैंने मिल्क लिया और एक घूंट पिया। चलो मिल लेते हैं, कुछ बातें बोलना जरूरी है। मैंने एक ब्लैक अम्ब्रेला उठाई और घर से बाहर चला गया। वो बड़ा लोहे का गेट धीरे से खुला। जब लिन मुवान ने मुझे देखा तो उसकी आंखों में अचानक एक सरप्राइज वाली चमक आई। वो जल्दी से आगे बढ़ी और उसने मेरे लेग को जोर से पकड़ लिया। शेंजो, तुम आखिरकार मुझसे मिलने के लिए रेडी हो गए। मुझे माफ कर दो। मैं पहले अंधी थी। मुझे उस जानवर जी बादशाह ने धोखा दिया था। प्लीज मुझे माफ कर दो। चलो सब फिर से शुरू करते हैं। उसने अपना सर ऊपर उठाया। उसका फेस बारिश और आंसू से भरा था। वो एकदम झुक चुकी थी। मैंने नीचे उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों में कोई लव नहीं था। लिन मुवान, क्या तुम्हें लगता है कि ये पॉसिबल है? क्यों नहीं? उसने जल्दी से समझाया। तुम उस दिन मेरे लिए जान पर खेलने के लिए तैयार थे। तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स है ना? जब तक तुम मुझे माफ नहीं करते मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हारी सब्स्टिट्यूट बन सकती हूं। मैं तुम्हें खाना सर्व कर सकती हूं। बस तुम मुझे मत छोड़ो। मैंने आराम से उसका हाथ हटाया और एक कदम पीछे हो गया। बाद में दिखाया गया प्यार की कोई वैल्यू नहीं होती। लिन मुवान, जो शेंजो उस दिन तुम्हारे लिए जान देने के लिए तैयार था, उसे तुमने अपने ही उस बेसमेंट में पहले ही मार दिया है। लिन मुवान कांप गई और उसने पछतावे से मुझे देखा। नहीं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट मंथ जिहांग की और मेरी एंगेजमेंट हो रही है। मैंने आराम से आखिरी बात कही जो उसे चोट पहुंचाए। अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी भी इज्जत बची है तो मेरे सामने फिर कभी मत आना, वरना मुझे लिन फैमिली को हमेशा के लिए खत्म करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कहकर मैं पीछे घूम गया और घर के अंदर चला गया। वो लोहे का गेट मेरे पीछे जोर से बंद हो गया। शेंजो, लिन मुवान ने एक बहुत दर्दनाक चीख मारी और बारिश में ही बेहोश हो गई। कुछ दिनों बाद लिन ग्रुप ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि उनकी कंपनी बंद हो गई है, बैंक्रप्सी। लिन मुवान के फादर को इस शॉक की वजह से ब्रेन हैमरेज हुआ और उन्हें आईसीयू में एडमिट कर दिया गया। एक समय पर सबसे ताकतवर रहने वाली लिन फैमिली अब पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। जीबाग शियाओ जो सारे पैसे लेकर भाग गया था, उसका अंजाम भी बहुत बुरा हुआ। जैसे ही वो देश छोड़कर बाहर भागा, मेरे बड़े भाई के भेजे हुए लोगों ने उसे घेर लिया। उसके पास जितने भी पैसे थे वो सब चोरी हो गए और उसे साउथ ईस्ट एशिया के एक काले कोयले की खदान में बेच दिया गया। अब वो कभी वहां से बाहर की दुनिया नहीं देख पाएगा। रही बात लिन मुआन की, तो उसने अपने सारे ज्वेलरी और महंगे डिजाइनर बैग्स बेच दिए ताकि मुश्किल से अपने फादर के हॉस्पिटल का खर्चा उठा सके। वो एक बहुत बड़ी रिच लड़की से एक आम इंसान बन गई थी, जिसे कुछ $100 के लिए भी भीख मांगनी पड़ती थी। पर ये सारी बातें अब मेरे लिए बिल्कुल बेकार थीं। देखते ही देखते अगले मंथ मेरा और जियांग जी के एंगेजमेंट पार्टी का दिन आ गया। वो पार्टी बीजिंग के सबसे महंगे और सबसे अच्छी होटल में हो रही थी। वहां की डेकोरेशंस बहुत महंगी और सुंदर थीं। बिजनेस और पॉलिटिक्स के सारे बड़े बड़े लोग वहां आए हुए थे। मैं एकदम सफेद कलर के महंगे सूट में स्पॉटलाइट के नीचे खड़ा था और जियांग जी की तरफ देख रहा था। वो धीरे धीरे अपने फादर का हाथ पकड़कर मेरी तरफ चलकर आ रही थी। वो आज दिखने में बहुत सुंदर लग रही थी। जैसे ही पार्टी चलाने वाला एमसी हमारी एंगेजमेंट का अनाउंस करने वाला था, तभी पार्टी हॉल का बड़ा डोर अचानक जोर से खुला और एक फटे पुराने कपड़े पहनी हुई एकदम दुबली पतली वुमन अंदर लड़खड़ाते हुए अंदर आई। सिक्योरिटी गार्ड्स ने तुरंत आगे बढ़कर उसे रोका। मुझे जाने दो, मैं यहाँ शेंजो से मिलने आई हूँ।
वो बहुत कोशिश कर रही थी। उसकी वॉइस एकदम खराब और फटी हुई लग रही थी। सारे गेस्ट्स ने गुस्से में अपना फेस बनाया और उससे दूर हो गए। मैंने ध्यान से देखा और मुझे पता चला कि वो लिन मुआन थी। उसने वही व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी जो उसे उस एक्सीडेंट के समय पहनना पसंद था, पर अब वो ड्रेस एकदम पीली और फटी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके शोल्डर पर घिरे थे। उसके फेस पर बिल्कुल खून नहीं था और उसकी आंखें अंदर धंस गई थी, जिससे वो 10 साल और बड़ी लग रही थी। शेंजो, वो सिक्योरिटी गार्ड से अपना हाथ छुड़ाकर स्टेज के सामने भाग आई। शेंजो, तुम उससे एंगेजमेंट नहीं कर सकते। उसने ऊपर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में बहुत रोना और भीख थी। मेरे फादर अब नहीं रहे। हॉस्पिटल ने उनकी दवाइयां बंद कर दी थीं। वो कल रात को मर गए। अब मेरे पास कुछ नहीं है। अब मेरे पास बस तुम हो। वो रोने लगी। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की और कहा, मेरे साथ चलो ना प्लीज। चलो फिर से पहले जैसे हो जाते हैं। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अब कभी गुस्सा नहीं करूंगी। तुम जो कहोगी मैं वही सुनूंगी। उसका ये पागलपन देखकर मुझे बिल्कुल तरस नहीं आया। लिन मुआन, क्या तुम पागल हो गई हो? मैंने ठंडक से उसकी तरफ देखा। तुम्हारे फादर की मौत तुम्हारी खुद की गलती से हुई है। इसमें मेरा क्या लेना देना? तुम आज मेरी एंगेजमेंट पार्टी में तमाशा करने आई हो। क्या तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? मैं कोई तमाशा नहीं कर रही। उसने जोर जोर से अपना सर हिलाया। मैं बस तुमसे बहुत ज्यादा लव करती हूँ। शेंजो, तुम मेरी बात पर बिलीव क्यों नहीं करते? जियांग जी ही ने मजाक उड़ाया और आगे बढ़कर मेरा रास्ता रोक लिया। लिन मुआन, क्या इसे लव कहते हैं? ये तो स्वार्थ है। ये बस कब्जा करने की आदत है। तुमने आजो को कभी अपने बराबर नहीं समझा। तुमने उसे हमेशा एक कुत्ते जैसा समझा, जिसे जब चाहो बुला लो। अब जब तुम्हारा बुरा समय आया है तो तुम अपनी पूंछ हिलाकर उसके पास माफी मांगने आई हो। क्या तुम इसके लायक हो? जियांग जी की बातें लिन मुआन के दिल में चाकू की तरह लग रही थी। चुप रहो तुम गंदी वुमन। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मेरे शेंजो को चुरा लिया। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैंने जल्दी से एक्शन लिया और जियांग जी को अपने पीछे खींच लिया और साथ ही लिन मुआन के पेट पर एक जोर का किक मारा। लिन मुआन चिल्लाई और एक फटी हुई पतंग की तरह दूर जाकर जमीन पर जोर से गिर गई। इसे बाहर फेंको, मैंने चिल्लाया। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत आगे बढ़े और लिन मुआन को एक मरे हुए कुत्ते की तरह घसीटकर बाहर ले जाने लगे। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। क्या तुम भूल गए? लिन मुआन ने पछतावे से मुझे देखा जब सिक्योरिटी गार्ड्स उसे ले जा रहे थे। मैं उसके पास गया और ऊपर से उसे देखने लगा। लिन मुआन, तुम गलत सोच रही हो। मैंने तुम्हें बचाया था, तुमने मुझे नहीं बचाया था। मैं तुम्हारी लिन फैमिली का एहसानमंद था और मैंने वो सब पिछले 3 साल में चुका दिया है। अब से हमारा हर रिश्ता खत्म। मैं सारे रिश्ते तोड़ता हूँ। अगर तुमने फिर से मेरे सामने आने की हिम्मत की तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी हालत इससे 1000 गुना ज्यादा खराब कर दूंगा। लिन मुआन की आंखें अचानक बड़ी हो गई थीं। मेरी सख्त आंखें देखकर उसे आखिरकार समझ आ गया कि उसने मुझे हमेशा के लिए खो दिया है। वो अचानक हिलना डुलना बंद कर गई, एक कपड़े की गुड़िया की तरह, और सिक्योरिटी गार्ड्स उसे घसीट कर ले गए, जबकि वो एक डरा देने वाली हंसी हंस रही थी। हा हा हा, सारे रिश्ते खत्म। शेंजो, तुम कितने पत्थर दिल हो। बड़ा डोर जोर से बंद हो गया और उसकी हंसी बाहर ही रुक गई। एंगेजमेंट पार्टी फिर से शांत हो गई। मैं पीछे घूमा और मैंने जियांग जी का हाथ पकड़ लिया। आई एम सॉरी, तुम मेरी वजह से डर गई। जियांग जी थोड़ा सा हंसी और उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। कोई बात नहीं, जब कचरा साफ हो जाता है तो हम फिर से शुरू कर सकते हैं। पार्टी चलाने वाले की आवाज फिर से आई। सब लोगों के ब्लेसिंग्स के बीच मैंने जियांग जी की फिंगर में एंगेजमेंट रिंग पहना दी। कुछ महीनों बाद बीजिंग में ठंड बहुत जल्दी आ गई। बहुत तेज बर्फ गिर रही थी। मैं शेन ग्रुप के प्रेसिडेंट वाले ऑफिस में बैठा था और अपने हाथ के पेपर्स देख रहा था। मेरे बड़े भाई अब पीछे हट गए थे और उन्होंने ऑफिशियली कंपनी की सारी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे सौंप दी थी। जियांग जी ही डोर खोलकर अंदर आई और उसके हाथ में 2 कप गर्म कॉफी थी। अब थोड़ा ब्रेक ले लो मिस्टर शेन, उसने स्माइल के साथ कहा और मुझे कॉफी दे दी। मैंने अपने सर को थोड़ा दबाया, कॉफी ली और एक घूंट पिया। आज बाहर बर्फ बहुत तेज गिर रही है। जियांग जी ही बड़ी विंडो के पास गई और नीचे चलती हुई गाड़ियों और लोगों को देखने लगी। हाँ, मैंने सुना है कि शहर के दक्षिण वाली पुरानी जगह को अब तोड़ा जाएगा। अच्छा, गेस करो मैंने आज सुबह ऑफिस आते हुए किसे देखा? किसे? आम तरीके से पूछा। लिन मुआन। उसका नाम सुनकर मेरे हाथ में जो कॉफी का कप था वो थोड़ा सा रुक गया। वो कहाँ है? शहर के दक्षिण में जो कचरा जमा करने वाली जगह है वहीं। जियांग जी ने एक ठंडी सांस ली। वो लगता है पूरी तरह से पागल हो गई है। फटे पुराने कपड़ों में वो बर्फ के अंदर कुछ गरीब होमलेस लोगों के साथ एक खराब फंगस लगे हुए बन के लिए लड़ रही थी और बार बार तुम्हारा नाम ले रही थी, कह रही थी कि तुम उसे घर लेने आओगे। मैं एक सेकंड के लिए चुप रहा, फिर मैंने कॉफी का कप टेबल पर रख दिया। ऐसा है क्या? मेरी आवाज एकदम नॉर्मल थी और उसमें कोई दुख नहीं था। लिन मुआन के इस अंजाम पर मुझे ना तो कोई खुशी हुई और ना ही कोई तरस आया। उसने जो बोया था उसे वही मिला। ये सब उसकी खुद की गलती थी। मैं इतना सॉफ्ट हार्टेड क्यों हूं जैंग? जियांग जी ने अपनी आईब्रो उठाई और थोड़ा सा मुस्कुराकर मुझे देखने लगी। मैं उसके पास गया और मैंने उसे अपने गले से लगा लिया। तुम ज्यादा सोच रही हो। मेरा दिल बहुत छोटा है।
इसमें बस तुम रह सकती हो। जियांग जी ने मेरे चेस्ट पर अपना सर रखा और खुशी से मुस्कुराने लगी। ये हुई ना बात। कुछ दिनों बाद मैंने अपने असिस्टेंट को शहर के दक्षिण में लिन मुवान को देखने नहीं, बल्कि उस ऑर्फनेज को तोड़ने का काम देखने के लिए भेजा जो पहले लिन फैमिली का हुआ करता था। जब असिस्टेंट वापस आया तो उसने सारी बात बताई। प्रेसिडेंट शेन, ऑर्फनेज का मामला ठीक हो गया है। और फिर लिन मुवान के बारे में कहने लगा। बोलो, मैंने बिना ऊपर देखे पेपर्स चेक करते हुए कहा। वो परसों रात को सड़क पर ठंड के मारे जम गई थी। जब उसे मिला तो वो मरने ही वाली थी। उसे बाद में एक पागल खाने में भेज दिया गया। डॉक्टर ने कहा कि उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है और वो कभी ठीक नहीं होगी। मैं समझ गया, मैंने आराम से जवाब दिया। अब से मुझे उसके बारे में कोई बात बताने की जरूरत नहीं है। ओके, असिस्टेंट ने इज्जत से कहा और बाहर चला गया। मैंने अपना पेन नीचे रखा और बड़ी विंडो के पास चला गया। बाहर बर्फ गिरना बंद हो गई थी और बादल हटकर सूरज की रोशनी पूरे शहर पर चमक रही थी। मेरे वो 3 साल जो मैंने उनके साथ गुजारे थे, वो एक खराब सपने जैसे लग रहे थे। उस सपने में मैंने बहुत दुख और बेइज्जती झेली थी, पर मैंने लोगों का सबसे गंदा रूप भी देखा था। लिन मुवान का घमंड, उसकी जिद और उसका स्वार्थ आखिरकार उसे एक ऐसे गंदे कुएं में ले गया जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकती। जबकि मैं इन सब मुश्किलों और मौत के रास्ते से गुजरकर आखिरकार एक नई और अच्छी जिंदगी में आ गया हूं। उस शाम मैं गाड़ी चलाकर शेन फैमिली के बड़े घर वापस आया। जियांग जी ही, जो एक एप्रन पहने हुए थी, किचन में काम कर रही थी। डोर खुलने की आवाज सुनकर उसने अपना सर बाहर निकाला और उसके फेस पर एक बहुत प्यारी स्माइल थी। तुम वापस आ गए? जाओ जल्दी से हाथ धो लो, खाना बस रेडी होने वाला है। मैं उसके पास गया और मैंने उसे पीछे से हग कर लिया। अपना चिन उसके शोल्डर पर रख दिया। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तुमने क्या बनाया है? ये सब तुम्हारी पसंद का है। वो घूमी और उसने मेरे फेस पर एक किस किया। उसके इस प्यारे फेस को देखकर मुझे अपने दिल में एक ऐसी शांति मिली जो पहले कभी नहीं मिली थी। पुराने समय का अंधेरा अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। वो घमंडी लिन मुवान अब जा चुकी थी। वो नाटक करने वाला गंदा जी बाक्शियाओ भी जा चुका था। अब बस मैं था, जियांग जी ही थी और हमारा आने वाला कल था जो हम साथ गुजारने वाले थे। मैंने धीरे से कहा, चलो अगले महीने शादी कर लेते हैं। जियांग जी ही थोड़ा सा रुकी। उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गई थीं। उसने अपना चम्मच नीचे रखा, पीछे घूमी और मुझे जोर से हक कर लिया। विंडो के बाहर रात के स्काई में बहुत सुंदर फायरवर्क्स चल रहे थे जो पूरे शहर को रोशन कर रहे थे। मैंने अपनी सबसे प्यारी हुमिन को जोर से पकड़ा और अपने पुराने दुखों को हमेशा के लिए बाय बाय कह दिया। In the grey fog, we praise the fool. Praise the fool beneath the silent dome. Grey fog curls where gods lost their throne. Indisputable, he stands alone, a broken crown, a nameless god. The distant star cuts through the night, cold revelation burning alive. Praise the fool, the unseen flame.
must come